नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बसावन इंडिया के संपादक नरेंद्र प्रताप जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये उनकी मैगजीन बसावन इंडिया है। बसावन इंडिया का अंक जब से छपना शुरू हुआ, जब बसावन इंडिया ने मार्केट पकड़ी तो अचानक से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। राजनीति में या यूं कहें एक भूचाल सा आ गया। भूचाल सा इसके कंटेंट की वजह से आ गया। जिस तरह से बसावन इंडिया सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक मुद्दों पे बात करती है, हक हिस्सेदारी की बात करती है, वो शायद आज के कलमकारों में उतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। आज के अखबार आप उठा करके देख लेंगे तो उसमें खबरों से ज़्यादा विज्ञापन दिखेंगे, लेकिन वहीं एक तरफ बसावन इंडिया के जो संपादक हैं वो लगातार सामाजिक मुद्दों पर, खास करके जो 15 और 85 की लड़ाई इस देश के अंदर चल रही है, उसमें 85 का नेतृत्व बसावन इंडिया करती है। उन्हीं से आज बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर बसावन इंडिया, ये नाम भी अपने आप में एक बड़ा अनोखा नाम है, यूनिक नाम है, बसावन। जानेंगे, इन्हीं से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद विवेक जी। सर, कैसे ये नाम आपके जहन में बसावन इंडिया आया? इंडिया को बसाने की बात शायद यहाँ है या कुछ और? क्या मतलब आखिर उस वर्ड की मीनिंग क्या है? विवेक जी, बसावन शब्द भोजपुरी का शब्द है। आपने उजड़ना शब्द सुना होगा जी। उजड़ना का जस्ट विलोम होता है, बसना, और बाकी इसके नाम में ही काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। इंडिया को एक अलग तरीके से बसाना, अंबेडकर, फुले, रैदास, कबीर की जो विचारधारा थी उसके आधार पर बसाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने इसका नाम बसावन इंडिया रखा। अच्छा, आज जैसा कि आपने बताया कि फूले, अंबेडकर, रैदास, कबीर, इन सभी लोगों को लेकर के, इन लोगों की बात करते हुए, इन लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आपने एक मैगजीन शुरू की बसावन इंडिया। तो बात पत्रकारिता के क्षेत्र में होती है तो पत्रकारों को अक्सर निष्पक्ष माना जाता है जी। उसमें आपका इस एंगल पे चलना, इस विचारधारा को फॉलो करना, क्या लगता है कि ये मतलब आज के समय के जो पत्रकारिता के नियम हैं उसे आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, बसावन इंडिया पत्रकारिता के जो नैतिक मापदंड हैं पूरी तरह से फॉलो कर रही है, और हम किसी भी व्यावसायिक मैगजीन की ही तरह बसावन इंडिया को निकालने की कोशिश करते हैं, और हम किसी भी जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उनको कभी हम लोगों ने उल्लंघन नहीं किया। हमारी संपादकीय टीम इस चीज़ को लेकर विशेष ध्यान रखती है। अच्छा, सबसे पहले चर्चा में बसावन इंडिया का नाम तब आता है जब 2013 में उत्तर प्रदेश के पीसीएस भर्ती में सबसे ज़्यादा यादव होते हैं, या यूँ कहें अखबारों की सुर्खियाँ जो बनती हैं उसमें यह दिखाया जाता है कि 86 में 56 यादव हो गए। पूरा सदन में हो हंगामा होता है, देश भर में चर्चा का विषय बनता है। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है वो अखिलेश यादव की सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पे ये आरोप लगते हैं कि यादव की सरकार है इसीलिए सबसे ज़्यादा एसडीएम या पीसीएस यादव हुए हैं। लेकिन आपका जो उस पर अंक आता है, आपका जो लेख छपता है 86 में 56, उसे आप पूरी तरह से नकार देते हैं और आप कहते हैं कि 86 वैकेंसी कभी आई ही नहीं। तो ये हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, आप कैसे कुछ मतलब इसे डिफेंड किए? जहां समाजवादी पार्टी डिफेंड नहीं कर पाई, जवाब नहीं दे पाई, वहां पे बसावन इंडिया के नरेंद्र प्रताप जी ने इसे कैसे डिफेंड किया, सच्चाई को उजागर किया? देखिए विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए, सरकार के प्रवक्ताओं को करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सही समय से इस चीज़ का खंडन नहीं किया, और एक जाति विशेष यादव हाशिए पर आ गई, जिसके खिलाफ उस समय जो मीडिया ने और कुछ पत्रकारों ने, जो आज बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एजेंडा चलाया, उस जाति को लेकर चलाया। 86 में 56, और ये कहा जाता था कि अमूमन एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अगर यादव के घर लड़का पैदा होगा तो बधाई दी जाएगी कि बधाई हो, आपके घर एसडीएम पैदा हुआ। तो इस तरीके से एक जाति विशेष को बदनाम किया गया।
लेकिन सच्चाई इससे इधर थी, कभी इतनी सीटें नहीं आई। और जितने एसडीएम इसके पहले वाले सालों में बनते थे, जब अखिलेश सरकार नहीं थी या समाजवादी सरकार नहीं थी, इससे पहले जितने एसडीएम हुआ करते थे, और इसके अखिलेश सरकार के जाने के बाद जितने एसडीएम हुआ करते थे, उतने ही एसडीएम उस दौरान भी हुए। और उसको बसावन इंडिया ने अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर रिसर्च किया और उसको, उस मुद्दे को, उसकी क्या सच्चाई थी, लोगों के सामने लाके उसको दिखाया। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी हुई थी बसावन इंडिया को लेकर के। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इंडिया टुडे कवर पेज छापता है ओबीसी 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 करके जी। हालांकि उससे पहले मुझे लगता है, जहाँ तक जानकारी है, बसावन इंडिया पहले ही छाप चुका था। तो ये कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि बसावन इंडिया ने इंडिया टुडे का कॉपी किया है। इसका क्या कुछ सच है? अगस्त 2021 में बसावन इंडिया ने ओबीसी 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 के नाम से एक विशेष अंक निकाला था, जिसके बाद इंडिया टुडे ने सितंबर महीने में ओबीसी के नाम से एक अलग अंक ले आया। अब बसावन इंडिया ने इंडिया टुडे की कॉपी किया कि इंडिया टुडे ने बसावन इंडिया की कॉपी किया, अब ये आप खुद निर्णय लीजिए, क्योंकि अगस्त महीने में बसावन इंडिया छपती है और सितंबर महीने में इंडिया टुडे छपती है। अच्छा, आज के समय में जब कलम की स्याही खत्म हो चुकी है, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि देखिए, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि आज के समय में भी जो कलमकार हैं वो एक वर्ण विशेष के हैं, या यूं कहें कि एक जाति विशेष के हैं। तो उस समय जब पिछड़े समुदाय से आने वाले नरेंद्र प्रताप जी को कलम मिलती है, जब वो कलम चलाना सीखते हैं, तो वो उस समुदाय के पीड़ा को लिखते हैं, उस समुदाय के हक, हिस्सा और हिस्सेदारी हुकूक को लिखते हैं। तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि आखिर नरेंद्र प्रताप जी के 85% आबादी वाले समाज के नेतृत्व करने पर जो लोग उन्हें वर्गवादी कहते हैं, जाति विशेष के लोग कहते हैं, क्या ये सवाल उन पे नहीं उठता कि जब हाथ में उनके कलम थी तो उन्होंने अपने लोगों को केवल और केवल आगे किया, अपनी हिस्सेदारी लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक ओबीसी में ही एक जाति विशेष सभी पिछड़ों का हक खा रही है। क्योंकि मैंने पढ़ी, ये बसावन इंडिया मैंने पढ़ी और मैं लगभग सारे अंक पढ़ता हूँ। इसमें मैंने देखा कि आप जिस तरीके से आंकड़ों पे बात करते हैं, अभी हालिया एक मैं बताता हूँ, हाल ही में मैंने देखा था विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर के आपने एक लेख लिखा था, पूरे डेटा के साथ लिखा था। सबसे ज़्यादा सवर्ण थे, बैकवर्डों का नेतृत्व नाम मात्र का था, शायद शेड्यूल कास्ट के लोग तो थे ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आपके लोग मीडिया में होंगे या 85% के लोग मीडिया में होंगे तो आपकी भी बात लिखी जाएगी। अगर वो 15% के लोग हैं और वो अपने हिसाब से लिखते हैं तो वो गलत नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे किसी नेता या हमारे किसी भी पूंजीपति ने मीडिया खड़ा करने की कोशिश नहीं की। एक मीडिया खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जन संदेश। अब मैं देखता हूं कि उसका भी जो है पैटर्न काफ़ी कुछ बदल चुका है और वो भी बहुत सीमित हो चुकी है। और इस तरीके से कि कभी भी कोई संगठित प्रयास नहीं हुआ। बसावन इंडिया का ये प्रयास है कि जो है कुछ लेखक पत्रकार पैदा किए जाएं, जो लिखें, जो इस तरह के लिखाड़ हों कि जो है जो अपनी बात को कह सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि देश का इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। तो जब ऐसे लोग होंगे तो वो भी इतिहास लिखेंगे। और आजकल इतिहास को लेके आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। सच को सच कह देने के बाद जो है लोग घरों पर पथराव कर रहे हैं, ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़, संघर्ष समाज में उभरेगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, आपने कहा कि सच को सच कहने जब आप जाएंगे या सच को सच लिखने जब आप जाएंगे तो आपके घरों पे हमले होंगे, जी, आप पर हमले होंगे। जी, तो क्या नरेंद्र प्रताप जी अगर सच्चाई लिख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र प्रताप जी पहले ऐसे पत्रकार, जर्नलिस्ट, संपादक नहीं होंगे जो सच्चाई लिखेंगे, लेकिन जिस तरीके से
कुछ महीनों में घटनाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई सच्चाई उजागर करने पे, सीतापुर में वाजपेयी जी की हत्या होती है, पत्रकार थे। तो क्या नरेंद्र प्रताप जी को डर नहीं लगता है कि इनके ऊपर भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, हमले हो सकते हैं? देखिए, आप तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीज़ें होती हैं, डर भी होती है, लेकिन डर के आगे जीत है। आपने सुना होगा, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जो है सामाजिक मुद्दों को जो भी उठाते हैं, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, तो कोई भी चीज़ संभव है। लेकिन अब डर के कहाँ तक चलेंगे, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और मारे वो लोग भी जाएंगे जो नहीं लड़ेंगे, और मारे वो लोग भी जाएंगे जो लड़ रहे हैं। तो मतलब कुछ न करने से बढ़िया है कि कुछ करते हुए और कुछ लिखते हुए, कुछ पढ़ते हुए लड़ा जाए। अच्छा, मैंने अब थोड़ा सा मैं पर्सनल आता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत आपके ऊपर रिसर्च की है। आपने IIMC से अपना जर्नलिज्म कंप्लीट किया है। IIMC एशिया का एक तरह से कहें सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है मास कम्युनिकेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए। तो वहाँ से पढ़ने के बाद आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? आपने खुद की मैगजीन शुरू करने के बारे में कैसे सोचा? विवेक जी, प्लेसमेंट लिया नहीं, प्लेसमेंट मिला ही नहीं। हमारे पेपर होते, हमारे अखबार होते, हमारे टीवी चैनल होते तो हमें भी प्लेसमेंट मिलता। हाँ। ना हमारे जाति कारण रही उसका? बिल्कुल कारण है। और जितने अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना चाहें तो आप गिन के हमें किसी भी पत्रकार का नाम बताइए जो कि आपके 85% से आता हो और विथ टाइटल बोलता हो। आप किसी पत्रकार का नाम है, 5 पत्रकारों के नाम बता दीजिए। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई नाम मुझे याद है उस तरीके का, तो जिसकी जाति या फिर वर्ग कैटेगरी पता हो। जी हैं भी तो निचले लेवल पे हैं, और जो हैं भी वो छिपा के जी रहे हैं। वो छिपा के उनका नाम छिपा दिया जाता है, या छिपा के बेचारे अपनी आइडेंटिटी छिपा के काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको नहीं वो मंजूर था, हमने अपना मैगजीन डाल दिया। अच्छा, आपने एक यहाँ पे आपका एक आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, बसावन इंडिया डेस्क के नाम से, प्रयागराज में थानेदारी में सवर्णों का बढ़ता दबदबा। जी, आपने यहाँ पे 2023 का भी आंकड़ा दिया है, फरवरी का। उसके बाद आपने कंपैरिजन किया है फरवरी 2025 से। आपने बताया है कि 2023 में लगभग 68% के आसपास सवर्णों की भागीदारी थी जी, प्रयागराज जिले के थानेदारी में जी। और अब जो भागीदारी है 2025 में वो बढ़कर 75% तक हो गई है जी। आखिर क्या कारण है? जब सामाजिक न्याय की लड़ाई इतनी जोरों पर है, तमाम जगहों पे कार्यक्रम किए जाते हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड, फिर भी जागरूकता लोगों के अंदर क्यों नहीं आ रही है? क्या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो थानेदार बन सकें? नहीं, आपके लोग भी पढ़े लिखे हैं और थानेदार बनते हैं। इससे पहले लोग बने हैं। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार में जो है, समाजवादी पार्टी सरकार में, ये विपक्षियों द्वारा इवन ये मांगा गया था कि थाने, जो पुलिस थाने हैं, उसमें एक जाति विशेष के लोग, खासकर यादव के लिए कहा गया कि उन्हीं की भागीदारी है, वही थाने संभाल रहे हैं जी। उन्होंने मांगा था, उनके विपक्षी पार्टियों ने मांगा था। आज जो सत्ता पक्ष है उसका विपक्ष कहाँ बैठा है, वो क्यों नहीं इस तरह के सवाल उठाते हैं? उनको सर्वे करने में बहुत टाइम थोड़ी लगेगा। हमें तो एक जिले का सर्वे करना था, हमने करके दिखा दिया। 75 जिले, इतना बड़ा नेटवर्क है उनका, वो 75 जिले का सर्वे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस जिले में किस थाने में कौन बैठा हुआ है, वो पता करके बता सकते हैं। तो वो क्यों नहीं इस पर उठाते हैं सवाल? मैं खुद भी इस चीज़ को देख के दंग हूँ कि आपके जो आपकी प्रमुख पार्टी है, जो भी XYZ है, वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? क्यों नहीं उनके प्रवक्ता इस चीज़ पे बात करते हैं? क्यों नहीं ढूंढ के निकालते हैं? उनकी पार्टी का नेटवर्क है, हर जिले में एक उनका जिला अध्यक्ष बैठा हुआ है, या जो भी मतलब विधानसभा अध्यक्ष बैठा हुआ है, क्यों नहीं वहाँ से पता करवा लेते हो? और क्यों नहीं इस पर सवाल उठाते हैं? वो इस सब चीज़ों पे मौन क्यों हो जाते हैं? अच्छा, हो हल्ला आपके इस आर्टिकल पे मचा हुआ है। आपने इतनी बेबाकी, निडरता, निर्भीकता के साथ इस चीज़ को छापा है, शायद ही आज के समय में कोई इतनी हिम्मत कर पाए ये छापने के बारे में, क्योंकि आज के समय में जो सच्चाई बोलता है, जो हकीकत बयां करता है, उसके घर में ED, CBI, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर तंत्र इतना प्रभावी है कि अगर आप सत्ता के खिलाफ जाएंगे, शाम तक या सुबह तक आपके घर पे बुलडोजर खड़ा मिलेगा।
लेकिन आपने ये भाजपा का सामाजिक न्याय चरित्र छापा है। ये मैगजीन का फ्रंट कवर जो आपका है ये बड़ा अलग यूनिक टाइप का है। इस पे लिखा है अलविदा फ्रैंक। ये अलविदा फ्रैंक हुजूर, जहां तक इनके बारे में मैं जानता हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेखक, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इनकी किताब चर्चा में इमरान वर्सेस इमरान, ये कंट्रोवर्सीज में शायद मुझे लगता है कि 19 साल की उम्र में आ गए थे जब इन्होंने हिटलर इन लव विथ मैडोना यानी कि तानाशाह हिटलर की प्रेम कहानी लिख दी थी। इनके किताब पे बैन भी रहा। आखिर आपको क्या सूझा कि आपने अपने मैगजीन के फ्रंट कवर पे फ्रैंक हुजूर को श्रद्धांजलि दी? देखिए, फ्रैंक हुजूर हमारे समाज से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक थे, अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जो देश विदेश कई देशों का जिन्होंने दौरा किया। इसके बाद उन्होंने अपने निचोड़ को लिखा और वो असमय उनका निधन हो गया, वो स्मृति शेष हो गए। तो अब हमारी मैगजीन चूँकि बन चुकी थी और हमने अपने इस अंक को फ्रैंक हुजूर जी को समर्पित किया है और हम चाहेंगे कि जो है एक मिनट रुको, पूरी देश और दुनिया को श्रद्धांजलि दे सकते। जिस रूप में हम उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते थे, हमने उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश किया है। बाकी क्या लगता है कि समय के साथ आपकी जो कलम है उस कलम में वही धार रहेगी या समय के साथ उसकी धार जो है कुछ कमज़ोर पड़ जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्या होगा? विवेक जी, हम तो आशा करते हैं कि हम ऐसे ही लिखेंगे, लिखते रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने लेखन के प्रति, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहें और लोग जो हमारे चाहने वाले हैं या जो हमारे पाठक हैं उनको इसी तरह का टेस्ट बसावन इंडिया में मिलता रहे और हमारी हर संभव प्रयास रहेगा कि इस तरह का टेस्ट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये हमारे साथ बसावन इंडिया के संपादक नरेंद्र प्रताप जी थे जिनसे बातचीत हुई और बातचीत उन तमाम मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की गई बातचीत के अंदर जो समाज को पढ़ना चाहिए, समाज को जानना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा पढ़ता ज़रूर है। एकेडमिक नॉलेज की कोई कमी नहीं है हमारे समाज के पास, लेकिन वहीं अगर हम सोशल नॉलेज की बात करते हैं तो सोशल नॉलेज के नाम पे हमारे समाज के पास शून्यता है। वो अपने हक नहीं जानता, वो अपने अधिकार नहीं जानता, किस जगह कितनी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए ये नहीं जानता। तो आज के समय में कोई व्यक्ति इस दमनकारी, फांसीवादी सरकार या तंत्र के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी कलम को वो धार दे रहा है जो समाज में व्यापक बदलाव ला सकती है, एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को पढ़ा जाना चाहिए, यथाउचित सम्मान देना चाहिए। आप सभी बसावन इंडिया जरूर पढ़ें, जो भी चाहते हैं कि हमारे समाज में एक व्यापक बदलाव आए, क्योंकि क्रांति के लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। भगत सिंह ने भी क्रांति लाने के लिए लेख का इस्तेमाल किया था। वो भी पत्र लिखा करते थे, पैम्फलेट बंटवाया करते थे रात के अंधेरे में। आज बसावन इंडिया पढ़ने की हमें ज़रूरत इसलिए है ताकि हम उन मुद्दों को समझ सकें कि आखिर कहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।